हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोइम पढ़ेंगे टू बी और नॉट टू बी। ये जो सोलिलोक्वी है ये शेक्सपियर ने लिखी है, विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म हुआ था 1564 और उनकी डेथ हुई थी 1616। तो उनकी ये जो पोइम है टू बी और नॉट टू बी, ये जो पोइम की जो लाइंस है ये एक सोलिलोक्वी के रूप में है। सोलिलोक्वी क्या होता है कि जिसमें स्वगत कथन जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, मतलब एक अकेला व्यक्ति है वो बोलता जाता है और अपने आप से वो बात करता है। और एक जो ड्रामा होता है, ड्रामा मतलब आपको पता है ड्रामा नाटक होता है, स्टेज पे एक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे ये जो हैमलेट है, मतलब ये जो पोएम है ना, ये एक ड्रामा के अंदर से ली गई लाइन है। ड्रामा है एक हैमलेट नाम से विलियम शेक्सपियर का। तो वहाँ पे उन्होंने एक इस ड्रामे के अंदर ये जो एक बोल सकते हैं एक ऐसा मौका आया था जहाँ पे जो हैमलेट नाम का जो करेक्टर है वो इस जो soliloquy है इसको अपने आप से वो बात करता है, अपने आप से मतलब स्टेज के ऊपर वो अपने आप से बातें करता है। वो लाइन यहाँ इस पोइम के अंदर आई है। और ये जो हैमलेट है वो एक ट्रेजेडी के रूप में लिखी गई है। तो देखो टू बी और नॉट टू बी ये क्या है, एक soliloquy है। तो विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616 वॉज एन इंग्लिश पोइट, प्ले राइट एंड एक्टर। तो ये जो विलियम शेक्सपियर उनके बारे में बताया है कि उनका जन्म है वो 1564 में हुआ था और डेथ उनकी हुई थी 1616। तो वाज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट मतलब प्ले भी लिखते थे, एक्टर थे, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और वो क्या थे, माने जाते थे एक ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक महान राइटर के रूप में उनको माना जाता था। एंड द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामाटिस्ट, और वो एक अच्छे खासे जाने पहचाने ड्रामाटिस्ट थे। उन्होंने अच्छे अच्छे ड्रामा भी लिखे हैं, जैसे हेमलेट है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट। तो खूब सारे ड्रामा उन्होंने लिखा है। हेमलेट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज, कि ये जो हेमलेट नाम का जो ड्रामा उन्होंने लिखा है वो भी एक शेक्सपियर की मोस्ट फेमस ट्रेजेडी में से एक है। तो ये ट्रेजेडी, देखो ट्रेजेडी, soliloquy, ये सारी चीज़ मैंने अलग से बताई हुई है। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, जिस नाटक का अंत दुख से भरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं। द प्ले ड्रामाटाइज द रिवेंज प्रिंस हेमलेट इज इंस्ट्रक्टेड टू enact on his uncle Claudius who murdered Hamlet's father। मतलब इसमें जो है वो रिवेंज को दिखाया गया है, जिसमें जो प्रिंस हेमलेट है उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उसके अंकल जो क्लाडियस है उससे वो रिवेंज ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हेमलेट के फादर का कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, एसिनेट कर दिया उसको। इन दिस soliloquy फ्रॉम एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, ए डेस्पोंडेंट प्रिंस हेमलेट contemplates death and suicide while waiting for Ophelia, his love interest। तो देखो ये जो टू बी और नॉट टू बी, ये जो soliloquy जो ली गई है वो हैमलेट जो उनका ड्रामा है, उस ड्रामा के 5 एक्ट हैं, उसमें से तीसरे एक्ट का फर्स्ट सीन है, वहाँ पे ये जो लाइन है वो बताई गई है। जो हैमलेट नाम का जो करेक्टर है वो अपने आप से बात करता है, और अपने आप से जब वो बात करे, कोई और सुनने वाला नहीं हो, उसको soliloquy बोलते हैं। एज यू रीड मेक नोट्स अबाउट द वे शेक्सपियर डिस्क्राइब लाइफ एंड डेथ, मतलब जैसे आप पढ़ोगे तो इसके बारे में आप अपने नोट्स है वो बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोइम को। तो इसकी पोइम के बारे में देखो, सबसे पहले तो यही जानने वाली बात है कि ये पोइम है वो कहाँ से, कौन से ड्रामा से ली गई है। तो ये पोइम है वो ली गई है हेमलेट नाम का एक ड्रामा है वहाँ से। तो जो हेमलेट नाम का ड्रामा है उस ड्रामा के अंदर जो थर्ड सीन वहाँ पे जब एक्ट किया जाता है, उसका जो थर्ड एक्ट है, उस थर्ड एक्ट के फर्स्ट सीन से ये लाइन आई है। और देखो ड्रामा में वैसे 5 एक्ट होते हैं, तो थर्ड एक्ट का फर्स्ट सीन है ये। इसमें क्या बताया गया, देखो एक वॉर की सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका बेस बना देती हूँ कि ये लाइन है वो किस बारे में बोली गई है। तो जैसे एक युद्ध की स्थिति आ गई है वहाँ पे, जिस राज्य के अंदर ये लोग रहते हैं, हेमलेट जो है वहाँ पे जो एक प्रिंस है। तो अब उनके सामने देखो क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे इनको लड़ना, अगर लड़ेंगे तो समस्या है, नहीं लड़ेंगे तो उन समस्याओं को सहन करना पड़ेगा। तो जो प्रिंस है वो हेमलेट को बोलता है कि हमें जो ट्रबल्स है उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर हम सुसाइड कर ले, अगर अपने आप को मार ले, आत्महत्या कर ले, तो इन सब दुखों से छुटकारा है वो मिल जाएगा। तो अब जो हेमलेट है जो वो ये सोचता है मन में कि मैं मरूं या नहीं मरूं,
मतलब मुझे ज़िंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ये ऐसी सोच में है कि पता नहीं मरने के बाद की दुनिया है वो कैसी होती होगी, क्योंकि किसी ने धरती पे वापस आके नहीं बताया कि मरने के बाद में ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ है वो अब इनको पता नहीं है कि मरने के बाद में दुनिया है वो कैसी होती है। तो उस डर से क्या है कि कोई भी जो सुसाइड करने का जो डिसीजन है वो नहीं ले पाता। तो यहाँ पे क्या है कि हेमलेट की वही सेम स्थिति है वो यहाँ बताई गई है, कि मरने के बाद में पता नहीं वर्ड है वो कैसा होता होगा। तो ये जो डिसीजन है वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पोइम को स्टार्ट करते हैं। देखो हेमलेट की लाइन है स्टार्टिंग में, टू बी, ये सारी लाइन है वो हेमलेट के द्वारा ही बोली जा रही है एक स्टेज के ऊपर। तो हेमलेट बोलता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब वो बोल रहे हैं कि टू बी और नॉट टू बी, मतलब मैं रहूं या मैं नहीं रहूं, यानी कि मैं जिंदा रहूं या फिर मैं मर जाऊं, मैं जिंदा नहीं रहूं, सुसाइड कर लूं। दैट इज़ द क्वेश्चन, कि यही क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो प्रश्न है अब सामने वो यही प्रश्न है कि मैं जिंदा रहूं या मैं नहीं रहूं जिंदा, सुसाइड कर लूँ। क्यों? क्योंकि प्रिंस ने उसको ये सजेस्ट किया था कि सुसाइड कर लो, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। तो अब वो सोच रहा है कि मैं जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ, ये मेरे सामने प्रश्न है। वेदर इट इज़ नोबल इन द माइंड टू सफ़र द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून और टू टेक आर्म अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल। तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि वेदर, कि चाहे इट इज़ नोबल इन द माइंड टू सफ़र, मतलब ये जो चीज़ है, जो स्लिंग एंड एरोज, मतलब जो समस्याएं आ रही है, जो ट्रबल्स आ रहे हैं, जो सारी परेशानियां जो आ रही है, जो स्लिंग एंड एरोज का मतलब यही होता है कि जो परेशानियां हैं वो आउटरेजियस। आउटरेजियस क्या होता है? देखो जो क्रूअल चीज़ें होती हैं उनको आउटरेजियस बोलते हैं। जो निर्दयतापूर्ण, जो फॉर्चून आ गया, मतलब जो दुर्भाग्य आ गया है। तो फॉर्चून यहाँ पे सौभाग्य की बात नहीं आ रही, दुर्भाग्य के बारे में बोला जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं जो आ रही है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इस दुर्भाग्यपूर्ण जो मतलब निर्दयतापूर्ण जो दुर्भाग्य आ गया है, या तो उस चीज़ को एकदम आराम से, शांति से, नोबल तरीके से उसको सफ़र करें। मतलब जो समस्याएं आ गए, या तो मैं उसको सहन करूँ, ये दो ही रास्ते हैं अपने सामने। वो ये सारी बात है वो राजकुमार से ऐसे बोलता है। तो वो चीज़ वो सोच रहा है कि उसने राजकुमार से कहा था कि सो सारी समस्याएं जो हमारे सामने है उसको या तो हम आराम से उसको सहन करें, मतलब उसको सहन करते रहो। भाई समस्याओं से तो ये दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो समस्याओं को सहन करो या फिर उसके अगेंस्ट खड़े हो। तो दो तरीके बताएं। तो एक तो बताया कि जो स्लिंग्स एंड एरोज है जो आ गए हैं, जो समस्याएं आ गई, उसको सफ़र करो, उसको सहन करो। या फिर क्या करो, टू टेक आर्म अगेंस्ट, कि जो मतलब हथियार उठा लो, ए सी ऑफ ट्रबल। किसके अगेंस्ट? ए सी ऑफ ट्रबल, कि जो समस्याओं का जो सागर सामने आ गया है, जो समस्याएं आई है, ट्रबल्स आए हैं, उनके अगेंस्ट आप हथियार उठा लो, आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। तो या तो ये करो या फिर उनको सहन करो। ये दो चीज़ें अपने सामने है वो दो काम है वो हम कर सकते हैं। एंड बाय अपोजिंग एंड देम, और इसके विरुद्ध क्या होगा? उन सब चीज़ों को उनका एंड कर दो, उन सारी समस्याओं को ख़त्म कर दो। तो ये चीज़ है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हेमलेट के दिमाग में इस प्रकार के जो द्वंद्व है वो चल रहे हैं। मतलब एक तरीके से उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि राजकुमार ने तो उसको बोल दिया कि आत्महत्या करके मर जाओ, इसके बाद में सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो आगे बोलते हैं कि टू डाई टू स्लीप, मृत्यु वाली बात यहाँ आ रही है। टू डाई टू स्लीप, कि मर करके जो नींद ले लेते हैं, मतलब मरने के बाद में क्या हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो मरने के बाद में जो सो जाना, नो मोर, मतलब कुछ भी चीज़ घटित नहीं होना, ये सारी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं दिला सकता है। इस संसार से हम जब चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वो हमें समस्याओं से छुटकारा नहीं दिलाएगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं मरने के बाद में आगे कितनी समस्याएं और आए, कौन सी मुसीबतें और आए जिनका हम सामना कर पाए नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मरने के बाद का क्या होगा, आगे क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। एंड बाय अ स्लीप टू सेव वी एंड द हार्ट एक एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स दैट फ्लैश इज हेयर टू। तो ये क्या बताया है कि बाय अ स्लीप, कि इस प्रकार की नींद अगर हम ले लें, मतलब अगर हम मर जाएं, सुसाइड कर ले, तो वी एंड द हार्ट अटैक। तो क्या हम ऐसा टू से मतलब कह सकते हैं क्या कि हमने अपनी जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक मतलब जो हमारे दिल में जो दर्द हुआ है, जो हमें तकलीफ़ें हो रही है, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, हमने उन सब का एंड कर दिया। मतलब सुसाइड करने से क्या सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा? क्या सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है।
कि ये शेक्सपियर का मानना है, मतलब हैमलेट का मानना है। हैमलेट के थ्रू शेक्सपियर हमें ये बता रहे हैं कि मरने के बाद सारी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं मरने के बाद में क्या होता है, कैसी समस्याएं और भी आती हैं। एंड द थाउजेंड नेचर शोक्स दैट फ्लैश इज हेयर टू, कि हमारे ये जो शरीर रूपी जो आत्मा है, फ्लैश मतलब जो शरीर रूपी जो आत्मा है, हमारा ये जो शरीर है, उसको उसके ऊपर जो हजारों जो स्वाभाविक जो आघात लगते हैं, वो हमारा शरीर इसका क्या है, हेयर है, उत्तराधिकारी है। मतलब इस शरीर में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो इस शरीर को सहन करना पड़ेगा। जितनी भी दुख तकलीफ़ें जो भी आएगी वो इसे सहन करना पड़ेगा। या तो इसके विरुद्ध खड़े हो जाओ, इससे छुटकारा पाने की कोशिश करो, या फिर इसको सहन करो। हम इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते। तो जीवन में जो भी मुसीबतें आएगी उनको क्या करना पड़ेगा, ये शरीर ही इसका उत्तराधिकारी है। मतलब इस शरीर को ही इसे सहन करना पड़ेगा, इस शरीर को ही इसे उठाना पड़ेगा। इट इज ए कंज्यूमेशन, ये क्या है, एक कंज्यूमेशन है, एक कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष के रूप में है। क्योंकि निष्कर्ष ये निकला है कि जो समस्याएं मनुष्य के सामने उपस्थित होती है, आप इसका या तो सामना करो या फिर इसको सहन करो। मृत्यु इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सुसाइड कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो डिवोटली टू बी विश्ड, कि इस चीज़ को क्या है, हम प्रे कर सकते हैं कि टू डाई टू स्लीप, कि हम मर जाएं और हम गहरी नींद में चले जाएं, मतलब हम आत्महत्या कर ले। इस प्रकार की हम प्रे कर सकते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि मर जाएंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ हम प्रे कर सकते हैं। टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम, टू स्लीप, और इस प्रकार से जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम सो जाएंगे, तो पर चांस शायद टू ड्रीम, कि स्वप्न आएंगे। मतलब किस प्रकार के स्वप्न आएंगे, किस प्रकार के विचार आएंगे, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ हैमलेट है वो सोच रहा है। देयर्स द रब, लेकिन इसमें भी रब है, मतलब इसमें भी समस्या है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी बाधाएं हैं। फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ वो ड्रीम्स में कम, कि उस मृत्यु की जो नींद है वहाँ पे कौन से स्वप्न आएंगे। मतलब हम उस प्रकार की नींद में सो जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन फिर भी स्वप्न तो आएंगे नींद में। लेकिन उस नींद में कैसे स्वप्न आएंगे, अब समस्या ये है। तो यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी समस्याएं हैं, इसमें भी कुछ रब है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। तो उनका सामना भी करना पड़ेगा कि ऐसे जो स्लीप में हम चले जाएंगे, ऐसे अगर हम मृत्यु की नींद में सो जाएंगे तो वो ड्रीम्स में कम, किस प्रकार के जो ड्रीम है, स्वप्न है, वो आएंगे। व्हेन वी हैव सफर्ड ऑफ दिस मोर्टल कोयल, कि ये जो हमारा मोर्टल कोयल है, मतलब जो हमारा नश्वर शरीर है, जो हम इस धरती पे आए नश्वर शरीर को लेकर के, उसको हम सफल हो मतलब दूर फेंक सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, मस्ट गिव अस पोज, हम इसको एक पोज दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा विश्राम दे सकते हैं। मतलब सुसाइड करके इस नश्वर शरीर को फेंक करके, उसको मार करके हम थोड़ा सा पोज दे सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा रोक सकते हैं, उसमें थोड़ा विश्राम दे सकते हैं। देयर इज द रेस्पेक्ट दैट मेक्स क्लेमिटी, देयर इज द रिस्पेक्ट, मतलब उसमें कोई वो रिस्पेक्ट नहीं होगा। वो रिस्पेक्ट मतलब वो काम करने से, सुसाइड करने से क्या हो जाएगा, दैट मैक्स क्लेमिटी, वो क्लेमिटी बनाएगा। क्लेमिटी मतलब क्या होता है कि एक उदासी भरीपूर्ण जो ज़िंदगी होती है, या जो डिजास्टर होता है, जो प्रॉब्लम्स आती है, विपदाएं आती है, वो आएगी। मतलब मृत्यु के उपरांत जो जीवन को जो मुसीबतें सामना करना होता है, जो मुसीबतें उसके सामने आती है, उसे मृत्यु के बाद भी मनुष्य को सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। उसके बाद में जब हमारा शरीर हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है, तो हमारे साथ क्या होता है हमें खुद नहीं पता। तब बता रहे हैं कि हो सकता है हम अपने शरीर को फेंक दें, वहाँ पे हम उसको थोड़ा सा पोज दे दें, विश्राम दे दें, रुकावट दे दें, उसको थोड़ा सा पोज दे दें। तो देयर इज द रिस्पेक्ट दैट मेक्स क्लेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, कि उसके बाद की जो सो लॉन्ग लाइफ है, जो लंबा जीवन है, जो हमारे सामने जो जीवन होगा, वो एकदम क्लेमिटी वाला होगा। वो एकदम से क्या होगा, विपदाओं वाला होगा, दुखों वाला होगा, समस्याओं वाला होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जरूरी थोड़ी है उससे सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। For who would bear the whips and scorns of time? The oppressors wrong the proud man's contumely. For who would bear, कि कौन इसको सहन करेगा, किसको, जो whips and जो scorns of time, मतलब समय की जो समय के साथ साथ जो whips and scorns आते हैं, मतलब जो बाधाएं आती है, जो विपदाएं आती है, समय के साथ जो मनुष्य को सहन करना पड़ता है, उन सब चीज़ों को मनुष्य को सहन तो करना ही पड़ेगा। तो मनुष्य को उस दुर्भाग्य के जो मतलब जो सामने जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको उसे सहन करना पड़ेगा।
द ओप्रेशर स्ट्रॉन्ग, मतलब जो ओप्रेशर, जो मतलब दमन करने वाले जो लोग होते हैं, जो दबाने वाले लोग होते हैं, वो जो रॉन्ग वर्क करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उसे भी व्यक्ति को सहन करना पड़ेगा। द प्राउड मैन कंटिन्यूली, जो प्राउड मैन मतलब जो घमंडी आदमी है, जो कंटिन्यूली मतलब जो एकदम से अपमानजनक बातें जो करते हैं, वो भी उन घमंडी लोगों की अपमानजनक बातों को भी सहन करना पड़ेगा मनुष्य को। इस जीवन के अंदर, जो जीवन लेकर के हम इस पृथ्वी पे आए हैं, उसके अंदर हमें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो दमन करने वाले हैं, उनके गलत कार्य, उनको भी सहन करना पड़ता है, घमंडी लोगों की बातें सुननी पड़ती है। द पैंज ऑफ डिस्पाइज्ड लव, कि डिस्पाइज्ड लव मतलब जो असफल प्रेम के जो पैंज है, तो जो थपेड़े हैं, जो उस असफल प्रेम से मिलने वाले जो दुख है, उसको भी सहन करना पड़ेगा। द लास्ट डिले, और कानूनी मामले में जो डिले होती है, जो न्याय मिलने में देरी होती है, उसको भी सहन करना पड़ेगा। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, कि ऑफिस के अंदर जो अधिकारी होते हैं, वो जो इंसोलेंस मतलब जो बर्डन देते हैं, जो समस्याएं देते हैं, जो रूड व्यवहार करते हैं, जो अपमानजनक व्यवहार करते हैं, उन सब चीज़ों को सहन करना पड़ेगा। एंड द स्पॉन दैट पेशेंट मेट ऑफ द अनवर्दी टैक्स, कि जो अयोग्य व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अयोग्य व्यक्ति जो होते हैं, अनवर्दी टैक्स मतलब जो अनवर्दी लोग होते हैं, जो अयोग्य व्यक्ति जो होते हैं, जो योग्य व्यक्तियों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों को भी, उन अपमान को भी सहन करना पड़ेगा। मतलब मनुष्य को इन सब चीज़ों को सहन करना पड़ेगा। जैसी भी चीज़, जैसी सिचुएशन उनके सामने आएगी, उसे सहन करना पड़ेगा। When he himself might his quietus make with a beer bodkin, कि when he himself, कि जब वो मनुष्य खुद ही क्या हो जाएगा, might his quietus मतलब क्वाइटस क्या होता है, शांत हो जाना। क्वाइटस का मतलब होता है किसी चीज़, जो एक कोई चीज़ होती है, मतलब वहाँ पे शांत हो जाना, क्वाइट हो जाना। एक तरीके से मृत्यु के बाद में जब व्यक्ति शांत हो जाता है ना, उसके लिए ये क्वाइटस वर्ड आया है। मेक विद अ बेयर बोटकिन, कि व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, एक बेयर बोटकिन, बोटकिन क्या होता है, एक कोई धारदार जो हथियार होता है या जो चाकू होता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति क्या कर सकता है, एक अकेले चाकू से, कोई शार्प हथियार से वो अपने आप को क्या कर सकता है, क्वाइट कर सकता है, शांत कर सकता है। मतलब अपने आप को वो मार सकता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या करके इन सब चीज़ों से दूर हो सकता है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, वो कैसे सहन करेगा। हु वुड फादर्स बेयर टू ग्रंट, मतलब ऐसा वो कर सकता है कि एक चाकू से, एक छुरे से अपने आप को वो शांत कर ले। लेकिन हु वुड फादर्स बेयर मतलब आगे है वो कौन, ये जो फारस मतलब जो बर्डन है, उसको कौन सहन करेगा। मरने के बाद में जो हमारे सामने अपीयर होगा, जो चीज़ें हमारे सामने आएगी, उसे कौन सहन करेगा। टू ग्रांट, जो ग्रांट मतलब जो कराहने वाली कराहट आएगी, एक तरीके से मतलब मोयन जो होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रंट। आह निकलना मतलब जो दुख होगा, उस दुख को सहन करना पड़ेगा। एंड स्वीट अंडर ए वेरी लाइफ, और जो वेरी वेरी मतलब एकदम थका देने वाले जो जीवन होता है, मृत्यु के बाद में कैसा जीवन आएगा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो हेमलेट है वो ये मानता है कि मरने के बाद में अगर हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे, अपने आप को शांत कर देंगे, तो हमारा जो वेरी लाइफ है, आगे का जो जीवन है, उसके अंदर जो आह आएगी, जो दुख तकलीफ़ें होगी, स्वीट मतलब पसीना होता है, और पसीना तकलीफ़ों के कारण ही आता है, मेहनत के कारण आता है। तो उसके बाद में जो हमारे जीवन पे जो फाउंडेशन, जो बोझ होगा, जो बर्डन होगा, जो दुख होगी, तकलीफ होगी, उनको कौन सहन करना, कौन करेगा। मतलब इसके पता नहीं कि अब हमारे सामने जो समस्याएं, हो सकता है वो कम हो और बाद के जीवन में ज़्यादा समस्याएं आ जाए, तो वो भी तो फिर सहन करनी पड़ेगी। बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बर्न। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद में क्या चीज़ें होगी, उसका जो ड्रेड मतलब उसका जो डर है, वो डर क्या कर देता है, हमें आत्महत्या करने की जो शक्ति है उसको कम कर देता है। मतलब हमें इन दुखों को, इस जीवन के अंदर जो दुख है उसको झेलने की शक्ति प्रदान करता है, उसको झेलने के लिए मजबूर कर देता है कि पता नहीं उसके बाद में क्या होगा। तो मृत्यु के बाद में जो आने वाला जो ड्रेड है, जो डर है, उस डर की वजह से ही इस जन्म में जो होने वाले दुख है उसको सहन किया जाता है। द अनडिस्कवर्ड कंट्री, कि ये जो अनडिस्कवर्ड जो कंट्री है, मतलब ऐसी कंट्री जिसको डिस्कवर नहीं किया गया है, मतलब मरने के बाद में क्या होता है वो किसी ने डिस्कवर नहीं किया। एक तरीके से ये बताया है कि जो अनडिस्कवर्ड कंट्री के अंदर, यानी मृत्यु के बाद में जो चीज़ें घटित होती है, जहाँ जाना होता है, जो कि डिस्कवर नहीं किया गया, जिसको खोजा नहीं गया है,
तो उस डर की वजह से ही उस दर्द को जो हमें इस जन्म में मिलता है उसे हमें बर्न करना पड़ता है, मतलब उसे सहना पड़ता है, उस बोझ को सहन करना पड़ता है, उस सीमा के अंदर हमें रहना पड़ता है। तो वो चीज़ है वो हमें करनी होगी। आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा। एक आत्महत्या करने से एक पता नहीं कौन से अज्ञात संसार में जो व्यक्ति चले जाते हैं, तो उसका सामना करने का साहस है वो यहाँ पे हेमलेट है वो नहीं करता कि पता नहीं कैसी वर्ल्ड में हम जाएंगे। नो ट्रेवलर रिटर्न पजल्स द विल। तो यहाँ पे देखो पोइट बता रहे हैं कि नो ट्रेवलर रिटर्न की एक ये जो नई जो दुनिया होती है मरने के बाद में, वहाँ से कोई भी जो ट्रेवलर है, यात्री है, वो रिटर्न नहीं हुआ, वापस नहीं आया है हमें बताने के लिए। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो विल हो जाती है, विल पावर मतलब जो इच्छा शक्ति हो जाती है, वो क्या हो जाती है, पजल्स हो जाती है, एकदम कमज़ोर हो जाती है। आगे बढ़ने का साहस हम नहीं कर पाते कि उस यहाँ पे इस जीवन को समाप्त करके आगे जाएं। एंड मेक्स अस रेदर बियर हुज इल्ज वी है एंड मेक्स अस, और हमें कैसा बना देती है, रेदर बियर कि बियर हम उसको सहन करें, दोज इल्ज की जो इल्ज मतलब बुरी चीज़ें जो हमारे सामने आती है, हमारे जीवन में आती है, जो हम पे जो दुख तकलीफ़ें जो हमारे ऊपर होती है, उन सब चीज़ों को हमें सहन करने को मजबूर बनाती है। देन फ्लाई टू अदर्स दैट वी नो नोट ऑफ। देन मतलब बजाय, फ्लाई टू अदर्स भागने के बजाय, दैट वी नो नोट ऑफ जिसके बारे में हम नहीं जानते ना, जिन दुख तकलीफ़ों को हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, उनकी तरफ भागने के बजाय वो हमें इस जन्म में जो मिलने वाली जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, जो इल्ज हैं, उनको सहन करने के लिए हमें मजबूर बनाती है। दस कॉन्शियस डज मेक कोवार्ड टू अस ऑल एंड दस द नेटिव ह्यू ऑफ रिजलेशन। तो दस इस प्रकार से ये जो कॉन्शियसनेस है, मतलब जो संज्ञान है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो तर्क की वजह से जो हमें नॉलेज हुआ है, डज मेक कोवार्ड्स ऑफ अस ऑल, कि ये सारी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, हम सबको वो कोवार्ड मतलब कायर बना देती है। मतलब आगे के जीवन में हमारे साथ क्या घटित होगा, इसका जो डर है वो हमें कायर बना देती है। इस बात को जानने के बजाय हम अपने आप को सुसाइड की तरफ नहीं लेके जा सकते हैं। एंड दस द नेटिव ह्यू, और इस प्रकार का जो नेटिव ह्यू मतलब जो तर्क वितर्क है कि आगे की लाइफ में क्या होगा, मरने के बाद में कैसा जीवन होता है, तो ये जो तर्क वितर्क है वो क्या कर देता है, हमारा जो रेजोल्यूशन है, जो दृढ़ संकल्प जो हमने सुसाइड का किया था, उसको वो कमज़ोर बना देता है, हम उस पर आगे नहीं बढ़ पाते। इज सिक्लाइड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट। तो ये जो रेजोल्यूशन को क्या बना देती है, ये लाइन ही आगे बताई गई है कि वो हमारे जो विचार हैं उनको एकदम पीला सा मतलब बीमार जैसा कमज़ोर, सिक्लाइड में मतलब होता है बीमार टाइप। तो हमारे रेजोल्यूशन को, ये जो तर्क वितर्क है वो हमारे रेजोल्यूशन को, हमारे दृढ़ संकल्प के जो विचार है उसको बीमार सा बना देता है, उसको कमज़ोर कर देता है, हम उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाते। एंड एंटरप्राइज ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट विद दिस रिगार्ड देयर करंट टर्न अवरी एंड लॉस द नेम ऑफ एक्शन। और इसके बाद में देखो क्या होता है कि एंड एंटरप्राइज ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट, कि इस प्रकार से जो ये महान जो पिच है, जो मोमेंट है, जो क्षण है, मतलब जो कार्य हमारे सामने जो आते हैं, महान कार्य, विद दिस रिगार्ड इस वजह से, देयर करंट टर्न अरी, उससे हम क्या करते हैं, अरे मतलब डर जाना। तो उससे हम डर जाते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसा पिच आएगा, कैसा मोमेंट होगा, उन सब चीज़ों की वजह से हम उससे डर जाते हैं। लॉस द नेम ऑफ एक्शन, और उससे हम जो एक्शन जो होता है, जो मतलब कार्यों को हम करने वाले होते हैं, उन कार्यों को करने से भी हम रह जाते हैं। एक तरीके से ये यही बता रहे हैं कि आगे क्या होगा इस चीज़ का हमें पता नहीं है, कि कौन सा पिच हमारे सामने आएगा, कौन सा मोमेंट उस टाइम हमारे सामने आएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस वजह से जो हम है वो उस डर की वजह से हम अपना जो मार्ग है, जो रास्ता है वो चेंज कर लेते हैं, और अपनी उन बातों को जो हम करना चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, उस काम को हम नहीं कर पाते, उसको एक्शन रूप में नहीं ला पाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हेमलेट के थ्रू हमें शेक्सपियर ने बताया है कि मृत्यु है वो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। हमें नहीं पता मरने के बाद में क्या होगा, कैसा लाइफ होगी, क्या समस्याएं और आएगी, इससे कम होगी, ज़्यादा होगी, ये नहीं बोल सकते कि समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या नहीं होती, वो बस मरता और समस्याएं ख़त्म। तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ यहाँ पे शेक्सपियर ने हमें बताई है। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी है, समझ में आई है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।